मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी सख्त देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अधिकतर वास्तविक कुंडली में शुभ अशुभ योगों पर शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी वीडियो आपका ज्ञान की वृद्धि कर सके। मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। बिना ज्ञान की मेरी कोई वीडियो ऐसी है नहीं। और एक एक शब्द शास्त्रों का है, एक एक शब्द शास्त्रों का है और उन शब्दों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। तो आज के वीडियो में हम विचार करते हैं एक बहुत ही अशुभ योग पर, जिसको 50 योग भी कहा गया है। सूर्य ग्रहण, सूर्य राहु का ग्रहण योग, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग और बुध राहु का जड़त योग, और ये पंचम भाव में हो। ये कुंडली का पंचम भाव है। ये प्रथम भाव लगने से द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम, भाई बहन का, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, योजनाओं का भाव है, पूर्वजों का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। सप्तम जीवन साथी का, तो अष्टम गुण ज्ञान का है, जीवन आयु का है। नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव केंद्र प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, प्रतिष्ठा। और एकादश भाव आमदनी का, तो द्वादश भाव जीवन साथी के सेवा सुख का, मोक्ष का और खर्चे का भाव है। ये आमतौर पर है। अभी कुछ नए मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा बताना अच्छा है। दर्शकों, जब पंचम भाव में आपका लगन किसी भी लगन का हो, अगर आपका लग्नेश पंचम भाव में हो तो पंचम भाव क्या है? बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो ऐसा जातक विद्वान होगा, अच्छा शिक्षित होगा, लोगों से प्रेम करेगा, परोपकारी होगा और दर्शकों वह अपने सुख का त्याग करके और दूसरों को भला करने वाला होगा। इस तरह से होगा, यानी त्यागी वृत्ति का भी होगा, समझदार होगा। लेकिन जहां पीड़ित हो जाए तो बिल्कुल विपरीत फल हो जाते हैं, विपरीत फल हो जाते हैं। उसकी सोचने की शक्ति नहीं रहती, रचनात्मक कार्य नहीं रहता और बुद्धिमत्ता पता नहीं कहां गायब हो जाती है। तो उसको ये परेशानियां आ जाती हैं। अगर यहां पर लग्नेश हो या सूर्य हो और चंद्रमा हो और राहु भी हो और बुध भी हो तो बड़ी परेशानी आ जाती है। क्यों? पंचम भाव क्या है? प्रेम का है, प्रेम बंद हो गया। संतान का है, संतान सुख की हानि होगी। पूर्वजों का है, ये पूर्व जन्म के प्रभाव पर लेकर के आया है। क्यों आया है? सूर्य चंद्र का ग्रहण योग इसमें क्यों आया है? सूर्य राहु का ग्रहण योग क्यों आया है? सूर्य चंद्रमा का ग्रहण योग पूर्व जन्म में हमारे किसी पूर्वज ने या हमने किसी की धरोहर, किसी की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की और हत्या भी कर डाली। उसके रूप में जिसकी हत्या हुई है वो 50 बनकर रहता है। जो सूर्य राहु का यहां पर ग्रहण योग हो तो 5 पीढ़ी तक वो शाप चलता है उसका, और चंद्रमा राहु का यहां पर ग्रहण योग हो तो 7 पीढ़ी तक चलता है। चंद्रमा राहु में किसी स्त्री के साथ अधर व्यवहार किया, उसकी संपत्ति कर लेके लिया, ये हुआ। और साथ में बुध भी मिल जाए और बुध द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी हो तो संपत्ति मिलने में परेशानी हुई है, क्योंकि उसने पहले संपत्ति ऐसा है आदमी की लूट ली है। दर्शकों, जो ये कुंडली के 12 भाव हैं, मैं हूं या आप हूं, इस जन्म में जो हमको प्रभाव मिला है वो पूर्व जन्म के हमारे किए हुए कर्मों के प्रभाव मिला है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छा भोगेंगे। और ये मनुष्य योनि मिली है हमको, इसी योनि में कुछ हमको उनको उपाय करने के लिए भगवान ने कुछ हमको दिमाग दिया है कि हम उनका उपाय कर सकते हैं। उपाय कर लेना चाहिए। ये योग साधारण नहीं है, इनके पीछे
बहुत बड़ी पूजाएं करनी पड़ती है, इनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक आपने प्रायश्चित नहीं किया, आप कितना भी रतन दान कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, दान कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। उसके पीछे आपको प्रायश्चित करके कर्म करना पड़ेगा, उसके कारक करना पड़ेगा, तो आपको प्रभाव मिलेगा। ये बहुत जटिल योग है, और ऐसे योग हैं ये कुंडली में कहीं पर भी होने दो, बाकी ग्रहों के भी शुभ प्रभाव को रोक देते हैं। क्यों? चंद्रमा एक लगन है, सूर्य भी एक लगन है, और जहां पर ये दोनों लगने से पीड़ित हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो और सूर्य भी पीड़ित हो, तो समझो कितनी हालत हो जाती है। तो बहुत ऐसा रहा है। और साथ में गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, कोई भी पाप ग्रह की राशि में हो, तो हरिवंश पुराण बताता है अगर आपकी कुंडली में गुरु पाप ग्रह की राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ऐसा मान के सोचिए पूर्व जन्म में पितरों का श्राप है। और जहां पर राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, सूर्य आ गया, तो राहु का श्राप बन गया। राहु शब्द है, और राहु किसका कारक है? पूर्वजों का कारक है। आपके पूर्वजों का कारक राहु है, आपके पूर्व जन्म को कारक, पूर्व जन्मों के जो कर्म दिए उसका कारक राहु है। ये स्थिति ऐसी आ गई। तो मैंने आपको इस ग्रहों का प्रभाव भी बता दिया और क्यों आए वो भी बता दिया। वीडियो के अंत में उनका उपाय भी बताऊंगा ताकि आपका जीवन सुधर सके। करना ना करना आपकी फर्ज है, मैं आपका मार्गदर्शन में कमी नहीं छोड़ूंगा। दर्शकों, धन, शिक्षा, संतान के पक्ष में हानि क्यों? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और जड़त योग का प्रभाव। जब बुध के साथ राहु मिल जाता है तो उसको जड़त यानी मूर्ख बना देता है, बुद्धि को उसकी खाली कर देता है। 24/12/1973 शुक्ल पक्ष एक नक्षत्र मूलचरण 4 में हुआ। मूलचरण 4 अपने आप में पूर्वजों का प्रभावित है, गणमूल नक्षत्र है। सोमवार रात्रि 22:36 पर हुआ। सिंह लगन में हुआ। सिंह लगन के बाद पंचम भाव में बुध 0023 डिग्री, राहु 0448 पर है, सूर्य 9:15 पर, चंद्रमा 10 पर। तो चंद्रमा भी अस्त है, बुध भी अस्त है। बुध चंद्रमा अस्त है, सूर्य भी राहु के प्रभाव में है, और बुध भी राहु के प्रभाव में, और चंद्रमा भी राहु के प्रभाव में है। यह स्थिति रही। छठे भाव में शुक्र 16 डिग्री लेकर के है, और गुरु नीच राशि में 19 डिग्री लेकर 21 मिनट है। जहां पर यह बात देखने वाली है दर्शकों कि गुरु मकर राशि में 5 डिग्री पर नीच का होता है, तो गुरु नीच नहीं है, गुरु स्वयं नीच राशि में है। यह जरूर बात है। 9 भाव में मंगल अपनी राशि में है। अपनी राशि में मंगल 6 डिग्री 36 मिनट लेकर के, और एकादश भाव में केतु 7:38 और केतु 4:48 लेकर के है। दर्शकों, पंचम भाव में बुध और राहु, सूर्य, चंद्रमा की युति मैंने आपको बता दिया। योजनाओं की हानि, शिक्षा की हानि, संतान की हानि, बुद्धि का हास, जड़त योग, मूर्ख, और डिसीजन लेने में परेशानी आती है। सोच नहीं सकता कि मैं क्या करता हूं, हमेशा नकारात्मक प्रभाव आते हैं, और राहु पिशाच की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ता है। शुक्र दसम भाव का सामने छठे भाव में है, खर्चा अधिक होता है। जन्म स्थान से दूर के संबंध में लाभ होगा, क्योंकि द्वादश भाव को देख रहा है। भाई बहन का सुख क्या तो कम होगा या होंगे ही नहीं। पिता के व्यवसाय में असंतोष पूर्वक होगा, लाभ तो होगा लेकिन असंतोष पूर्वक होगा, क्योंकि छठे भाव में है लेकिन भाव से 9 भाव में है, तो थोड़ा सा व्यवसाय तो होगा। ऐसा जातक बहुत चतुर होता है, शत्रुओं से कैसे ना कैसे वो उनको जीत करके संपन्न भी हो जाता है, और भौतिक सुख साधन कई बार उसको अधिक मेहनत करने से मिलते हैं, और अपने चतुर प्रभाव से परिश्रम द्वारा व्यवसाय में उन्नति करने की भरसक कोशिश करता है। यहां पर दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो तो यही प्रभाव होगा। गुरु यहां पर मकर राशि में है। गुरु पंचम भाव का स्वामी अष्टमेश भी है। अष्टमेश दीर्घ का योग देता है। रोग और शत्रुओं से परेशानी होगी क्योंकि अष्टमेश भी है, लेकिन गुरु ज्ञान है, उनसे झगड़ता नहीं है, अपने ज्ञान की बुद्धि से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और कष्टों का सामना कर लेता है। ननिहाल पक्ष में परेशानी आती है, पिता से मधुरता नहीं रहती और आमदनी कम होती है,
और खर्चा उच्च दृष्टि से ज्यादा कर देता है, खर्चा ज्यादा कर देता है। पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देखता है। दसम भाव एक्टिव हो रहा है, दृष्टि है। शत्रु इसकी रोजना को काट तो देते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे वह उसको कर लेता है। लेकिन गुरु नीच राशि में है, छठे भाव में है। अगर आपके छठे भाव में नीच राशि में हो गुरु या वक्री हो, तो द्वितीय भाव को देखता है, धन भी साफ कर देगा और कर्ज का योग भी बना देगा। खर्च का योग भी है। और इतना है कि दसम भाव एक्टिवेट हो रहा है, व्यवसाय में कुछ मिलेगा, त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिलेगा होगा। दूसरी बात दर्शकों, मैंने अभी आपको पीछे से बताया था, पीछे अपने वीडियो में बताया था, तीसरा भाव, छठा भाव, दसम एकादश भाव, ये उपचय भाव हैं। इनमें अगर शुभ ग्रह हो तो कहीं ना कहीं से धन की आमदनी हो जाती है। तो छठे भाव में शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रह हैं। कैसे ना कैसे परिश्रम से वो अपनी आमदनी कर लेता है, हो जाता है। अब दर्शकों बात देखिए, सप्तमें शनि है, शनि के ऊपर भी केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, ये सब उल्टे पुल्टे प्रभाव हैं। आमदनी का भी भाव है, तो त्रुटिपूर्ण आमदनी हुई। और आमदनी का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी बुधास्त है, तो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। लेकिन सप्तमेश है, अगर हम साधारण तौर पर अगर लगन कुंडली को ही देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसको जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, गहन अध्ययन की जरूरत है। हम नवास में जाते हैं, हमने ये नवास बनाया, मेरे कुछ जातक जुड़े हैं, तो मैं आज नवास के बारे में ये भी 2 मिनट में बता देता हूं। नवास में हमको 2 चीज अवश्य देखनी चाहिए। एक तो पुष्कर नवास में कौन सा ग्रह है, तो मैंने पहले भी बताया है, आज भी कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा। जिनको पहले पता है पुनरावृत्ति हो जाएगी, जो नए जुड़े जाए। नवास में पुष्कर नवास पुष्कर नवास का मतलब होता है ग्रह का पुष्ट हो जाना, बलवान हो जाना। अगर पुष्कर नवास में ग्रह है और वह योग कारक है, अच्छे भाव में है, तो कहीं ना कहीं सफलता देगा। कैसे देखना है, आप पहले नवास कुंडली में देखिए। नवास कुंडली में वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, यानी वृश्चिक राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि, इनमें जो ग्रह है लिख दीजिए। जैसे वृषभ राशि में मंगल और शुक्र राहु है, मैंने मंगल और शुक्र राहु लिखा। इनके लगन कुंडली में कितने अंश हैं? नवास कुंडली में जो वृषभ राशि में ग्रह है उसको वृषभ राशि के नीचे लिखा, और लगन कुंडली में इन ग्रहों के कितने अंश है वो अंश लिखे। दूसरी बात, कर्क राशि में चंद्रमा अस्त है, तो अस्त कोई भी ग्रह होगा वो पुष्कर नवास में नहीं जाएगा, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, मैंने क्लास दे दिया। कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, तुला राशि में कोई ग्रह नहीं है, और धनु राशि में शनि है 7 डिग्री 38 मिनट लेकर के है, और मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। आप इस तरह से नवास कुंडली में ग्रहों को छाट लीजिए। आपकी वृषभ राशि में कौन से हैं, कर्क राशि में कौन से हैं, कन्या राशि में कौन से हैं, तुला राशि में कौन से हैं, धनु राशि में कौन से हैं, मीन राशि में कौन से हैं, और उनके अंश आपकी लगन कुंडली में जो अंश है उनसे लिख लीजिए। ये काम खत्म हो गया। अब इन अंशों का मिलान आप लगन कुंडली के हिसाब से देखिए तो वो पुष्कर नवास में आएंगे। कैसे? अग्नि तत्व राशि कौन सी है? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। अगर आपका ग्रह ये जो इन राशियों में है वह मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि में 20 डिग्री 23 मिनट 20 मिनट से लेकर के 20 डिग्री से लेकर के और 23 मिनट 20 तक, या 26-40 से लेकर 30 तक है, तो पुष्कर नवास में होगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है, यानी 1-5-9 में कोई भी ग्रह नहीं है जो कि इसमें आया हो। 1-5 यानी इसमें आया 1-5-9 में कोई, 1-5-9 में कौन है? एक में मंगल है, 6-36 लेकर के है, तो 6-36 ये वृषभ राशि में तो है, लेकिन 6-36 लेकर के मंगल यहां उसकी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। मंगल के 6-36 है, जबकि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, 26-40 से 30 तक होने चाहिए थे मंगल
पुष्कर नवास में नहीं है। आगे देखेंगे शुक्र, शुक्र की 16 डिग्री 7 है। अभी 16 डिग्री 7 शुक्र की है, तो शुक्र मकर राशि में है। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि की है। 2, 6, 10 में 6:40 से लेकर के 10 तक और 13:20 से लेकर 16:40 तक, 16:40 तक। और शुक्र के कितने हैं? 16:10 तक है। तो शुक्र पुष्कर नवास में आ गया, क्योंकि शुक्र के 16:7 तक है। और यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? अगर मकर राशि में है तो 13:20 से 16:40 तक है, तो शुक्र पुष्कर नवास में आ गया। ये शुक्र पुष्कर नवास में आ गया। यहां का शुक्र जो है पुष्कर नवास में आ गया। राहु वृषभ राशि में तो है, लेकिन 4:48 में है। क्या अब राहु कहां पर है? धनु राशि में। धनु राशि में 4:48 का कहीं कॉलम नहीं है, तो राहु नहीं आया। हो गया, खत्म हो गया। चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा अस्त हो गया। 6 राशि में कोई नहीं है, 7 राशि में कोई नहीं, 9 राशि में शनि है। शनि की डिग्री 7:38 है, जो कि वायु तत्व राशि में है। वायु तत्व राशि में 16:40 से 20 डिग्री तक, 23:20 से 16:40 तक अगर हो तो पुष्कर नवास है, तो शनि भी नहीं है, बाकी और कोई नहीं है। तो एक शुक्र जो है पुष्कर नवास में मिला। अभी आप देखिए, दाम्पत्य जीवन कौन देने वाला है? सप्तमेश और शुक्र। शुक्र विवाह का कारक है। सप्तमेश पीड़ित होते हुए, क्योंकि शुक्र आ गया उसका पुष्कर नवास में, विवाह हो गया। शुक्र भोग उल्लास का कारक है। सप्तमेश तो शनि तो पीड़ित है, लेकिन उसको भोग उल्लास का भरपूर सुख मिला, पत्नी का भरपूर सुख मिला, क्योंकि शुक्र पुष्कर नवास में है। शुक्र पुष्कर नवास में, जो पुष्कर नवास में होगा वह ग्रह अपने कारकत्व की बढ़ोतरी करेगा और कुंडली में जिस भाव का स्वामी उस भावों की बढ़ोतरी करेगा। कुंडली में शुक्र 10th भाव का स्वामी है और 10th से 9 भाव पर है, तो 10th भाव की भी वृद्धि करेगा। लेकिन 6ठे भाव में होने से शुक्र प्रभावहीन कम हो जाता है, थोड़ी कम करेगा, लेकिन कम करेगा। तो शुक्र के पुष्कर नवास में आने से ही कुंडली की बहुत सारी काया पलट हो गई, शादी भी हो गई, दाम्पत्य सुख मिल गया। शनि जी कैसे भी हो, सप्तमेश कैसे भी हो, सब चलेगा बढ़िया। पुष्कर नवास में आ गया। तो इस तरह से जो आपका पुष्कर नवास में आया, अब पुष्कर नवास में आ गया तो 6ठे भाव में है, खर्चा तो करेगा, लेकिन जीवन साथी का सुख मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपना पुष्कर नवास में देखिए, अपनी कुंडली निकाल करके, लगन कुंडली और नवास आजकल सबके पास कंप्यूटर की है, तो उसमें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। टेबल मैंने पहले भी बनाई है, अभी भी मैंने आपको बना कर दी। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी है तो अच्छा फल देगा, कारत्व को बढ़ा देगा। अब आते हैं विश्वनवास। विश्वनवास 1 राशि, 2 राशि, 6 राशि, 9 राशि में 0 से लेकर 3:20 तक हो, यानी मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में कोई ग्रह, आपकी लगन कुंडली की बात है ये, लगन कुंडली में 0 से लेकर 3:20 तक हो तो वो विश्वनवास में होगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में 13:20 से लेकर 16:40 तक हो तो वह विश्वनवास में होगा। जल तत्व राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि में 26:40 से 30 तक हो तो विश्वनवास में होगा। इस कुंडली में कोई विश्वनवास में नहीं है। ये मैंने आपको छांटने का तरीका बताया, तो कुछ अब मेरे नए जो सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं ताकि उनको भी पता हो सके। हालांकि मैं 2-3 बार बीच में पहले बता चुका हूं, फिर बीच में बताते रहेंगे। तो ये यहां पर फायदा हुआ पुष्कर नवास का, और ये पुष्कर नवास तो हो गया है, लेकिन जैसे तैसे व्यवसाय भी आ गया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा व्यवसाय आ गया, लेकिन उस व्यवसाय का फायदा किसको होगा? चंद्र भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है, लग्नेश तो पीड़ित हो गया। जब लगन लग्नेश पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन का भी लग्नेश पीड़ित हो गया, तो समझो कोई फायदा नहीं। वह मन उदास हो जाएगा, उसकी आत्मा दुखी होगी और वह मानसिक बल से कमजोर होगा, तो उसके लिए अच्छा व्यवसाय भी क्या करेगा? अगर लग्नेश बलवान होगा तो उस कमजोर व्यवसाय को भी आगे बढ़ा लेगा। तो यहां पर यह परेशानी आई कि पंचम भाव में राहु ने चंद्रमा को भी रगड़ दिया और सूर्य को भी रगड़ दिया, बुध को भी रगड़ दिया, और ये समस्याएं सामने आ गई। संतान
हानि हो गई, शिक्षा की हानि होगी और नकारात्मक सोच हो गई, डिसीजन ले सकता। भाई व्यवसाय का थोड़ा सा काम चला, गुजारे के लायक धन था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो पाई। अब नवास कुंडली में राहु ने नवम भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से मंगल को भी पीड़ित कर दिया। यहां पर मंगल को भी पीड़ित कर दिया कि राहु की 9 डिग्री है, मंगल की 6 डिग्री है, मंगल भी पीड़ित हो गया। अब दर्शकों देखिए नवास कितना अच्छा जाता है इस जातक का। लगन भी धनु सिंह राशि का है, नवास भी सिंह राशि का वर्गोत्तम है, और दसम भाव में भी वृषभ राशि है, दसम भाव में भी वृषभ राशि है। यहां पर भी मंगल भाग्य का स्वामी बनता है और शुक्र बनता है, तो भाग्येश और दशमेश की युति आ जाती है। ये अति उत्तम हो जाती है, अति उत्तम हो जाती है, अच्छी योग कारक हो जाती है। लेकिन हमारे राहु देव ने इसको भी नहीं छोड़ा। थोड़ा सा काम कैसे चल गया कि द्वितीय भाव का स्वामी, आमदनी का भाव स्वामी हमारे कहां पर आ गया, भाव में आ गया, जन्मांक में आ गया, यानी भाग्यांक में आ गया, जन्मांक में नहीं भाग्यांक में आ गया। यानी द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी भाग्यांश में आ गया, भाग्य में आ गया। थोड़ा सा काम चला दिया, परंतु पूरा काम कब चलेगा, जब इनका प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित करना पड़ेगा, इनके जो पूर्व अतृप्त योनि में है, जो इन्होंने अशुभ कर्म किए, उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा, लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा, तो आपकी राह आसान हो जाएगी। और उससे संबंधित कारत्व कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आएगी। तो इस जातक को 73 का जन्म है, 73 27 और 25 कितने हो गए, 52 के करीब हो गए, 52 साल की आयु है, संतान नहीं मिली। व्यवसाय भी लटक पटक के चल रहा जैसे हो गया, मूल योग में पैदा हो गया, धन की हानि, शिक्षा की हानि, संतान के पक्ष में हानि क्यों हुई, वो ये 50 योग के कारण हुई। इसको 50 योग भी कहा जाता है। मैंने इन योगों का क्यों आए वो भी बता दिया, क्या प्रभाव है वो भी बता दिया, और क्या उपाय है वो भी बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है भाई, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, आपके ज्ञान की वृद्धि हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।